जय हिंद दोस्तों, आइए देखते हैं हम लोग क्लास 9th के लोकतांत्रिक राजनीति पॉलिटिका चैप्टर 1। इसमें क्या है, लोकतंत्र का क्रमिक विकास। क्लास चैप्टर 1 क्या है, लोकतंत्र का क्रमिक विकास। इसके बारे में कुछ बताया गया है, कुछ कहानियां देकर के हमको बताया गया, हम आपको स्पष्ट बताते हैं। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, कहा जाता है कि लोकतंत्र का क्रमिक विकास कैसे हुआ। तो लोकतंत्र की बहाली, लोकतंत्र के सामने उठती चुनौतियों तथा लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हेतु लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। क्या बोला है कि लोकतंत्र की बहाली के लिए और लोकतंत्र के सामने उठती चुनौतियों तथा लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हेतु लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। कई देशों में लोकतंत्र की बहाली के बाद भी संवैधानिक तख्तापलट हो गया और देशों में सैनिक तानाशाह की स्थापना हुई, लेकिन पुनः जनता के संघर्ष के बाद लंबे समय के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुआ। इसमें हम लोग को दिखाया गया है, सबसे पहले चिली की कहानी है। इसमें कैसे लोकतंत्र की स्थापना के बारे में चर्चा किया जाता है, देख लीजिएगा। चिली एक देश है दक्षिण अमेरिका का, उससे सीमा लगने वाले देश हैं अर्जेंटीना, बोलीविया और पेरू। ये देखते हैं चिली की घटना क्या है, इसे देखते हैं। सेल्वाडोर आयंदे नामक व्यक्ति ने चिली में सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। पहले जब चिली में राजतंत्र था, तब राजतंत्र से लड़ने के लिए, लोकतंत्र लाने के लिए सेल्वाडोर नामक व्यक्ति ने चिली में चिली सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1970 के चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व कर जीते तथा राष्ट्रपति बने। जीतने के बाद कौन, यही सेल्वाडोर आयंदे। जीतने के बाद बहुत अच्छे सब काम किए। क्या किए, मजदूरों की दशा में सुधार किए, शिक्षा प्रणाली में सुधार किए, बच्चों को मुफ्त दूध बांटे, दूध दिया और मतलब गरीब लोगों को अनाज वगैरह दिया, गरीबों को मुफ्त जमीन भी दिया, अनाज भी दिया। और क्या है कि विदेशी कंपनियों का विरोध किया जो चिली से तांबा और अन्य खनिज, तांबा प्लस अन्य खनिज ले जाकर काफ़ी मुनाफा कमा रही थी वो विदेशी कंपनियां, उसका विरोध किया। कौन, यही जो आयंदे थे, सेल्वाडोर आयंदे, राष्ट्रपति बनने के बाद। अब देखिए इसके देश में दिक्कत क्या हुआ, किन लोगों को इनसे दिक्कत होने लगी। तो चिली के जो चर्च थे और जो जमींदार लोग थे, जो अमीर लोग थे, प्लस कई राजनीतिक दलों ने राष्ट्रपति के सुधार कार्यक्रमों का विरोध किया एवं उसके खिलाफ अमेरिकी हस्तक्षेप से षड्यंत्र करने लगा। और मुद्दा क्या मिला थे लोगों को जानते हैं, यही विदेशी कंपनियों को क्यों यहाँ से हटाया। और विदेश में भी बाबू जानिएगा तो मुख्य रूप से अमेरिका की कंपनी रहती है, और ये राष्ट्रपति आयंदे हटाता है इसको, अमेरिका के समर्थन से इसके खिलाफ बगावत हो जाती है। आइए देखते हैं आगे। विरोधों को बढ़ते हुए क्या होता है, 11 सितंबर 1973 को जनरल आगस्तो पिनोशे, जो विपक्ष के एक तरह से नेता रहते हैं, के नेतृत्व में विद्रोह सैनिकों के गुट ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया एवं आयंदे की हत्या कर दी। यहाँ पे होता क्या है कि आयंदे पहले से राष्ट्रपति रहते हैं, ये पिनोशे अमेरिका के सहयोग में आकर के इसको पद से हटाना चाहते हैं और गलत तरीके का उपयोग करते हैं। 11 सितंबर 1973 को ही ये जो घटना होती है कि नौसेना, चिली के एक प्रमुख नौसेना पे कब्जा किया जाता है गैर जबरदस्ती तरीके से, और नौसेना अधिकारी को इसके कब्जा कर लेता है और आयंदे को कहते हैं कि सत्ता छोड़ो। आयंदे सत्ता नहीं छोड़ता है, मरना कबूल करता है। आगे देखते हैं, दिया हुआ है कहानी में। 11 सितंबर 1973 को जनरल आगस्तो पिनोशे के नेतृत्व में विद्रोही सैनिकों के गुट ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार कर लिया एवं राष्ट्रपति आयंदे की हत्या कर दी। 11 सितंबर 1973 को चिली में जो हुआ यह सैनिक तख्तापलट कहा जाता है। जबरदस्ती लोकतांत्रिक शासन में कहीं पे हस्तक्षेप करके तानाशाह लाना, सैनिक के माध्यम से कब्जा कर लिया था, इसीलिए इसको सैनिक तख्तापलट कहा गया। अब देखिए, ये जो पिनोशे थे, आगस्तो पिनोशे, लोकतंत्र की मांग करने वालों का दमन किया और आयंदे के जो समर्थक थे उसको पूरी तरह से मारा पीटा, जेल में बंद कर दिया, उसकी हत्या भी किया। पिनोशे लोकतंत्र की मांग करने वाला का दमन किया, उसकी हत्या भी किया, आयंदे की बेटी प्लस परिवार को जेल में डाल दिया, बहुतों को लापता भी करवा दिया ये पिनोशे। लेकिन कहानी कुछ पलटती है। 17 वर्षों के बाद कहा जाता है, 17 वर्षों बाद शासन किया। 1988 में तब समाप्त हुआ। अच्छा, ये बोला है पिनोशे 17 वर्षों तक शासन किया। 1988 में यह तब समाप्त हुआ जब पिनोशे ने जनमत संग्रह का फैसला किया। जनता बहुत विरोध करने लगी हर जगह। तब पिनोशे क्या कहा, ठीक है जनमत संग्रह होगा, वोटिंग करेंगे, वोटिंग के आधार पर जो राजा बनेगा वही देश चलाएगा। तो क्या होता है, जनता ने भारी बहुमत से उसको ठुकरा दिया। आइए देखते हैं हम लोग अब इसकी पोलैंड की कहानी। जिस तरह की घटना यहाँ चिली में हुआ उसी तरह का घटना पोलैंड में भी कुछ हुआ है। आइए देखते हैं। ये पोलैंड देश है, इसकी सीमा है एस्टोनिया लिथुआनिया से लगती है, बेलारूस से, यूक्रेन से, स्लोवाकिया से, चेक गणराज्य से, जर्मनी से, जो बाल्टिक सागर है, और ये जो है कालिनिनग्राड करके जगह है, इस पर रूस का अधिकार है। आइए देखते हैं पोलैंड के। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पोलैंड पर जेरुजेलस्की के नेतृत्व में पोलिया यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। 20वीं शताब्दी के अंत तक किसका शासन था, ये जेरुजेलस्की का शासन था। ही पोलिया यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। लेकिन 14 अगस्त 1980 को गडास्क शहर में अवस्थित लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल कर दी। कारण यह था कि एक क्रेन चालित महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाल देना। एक क्रेन चालित महिला को, यही काम करने वाली महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाल दिया गया। इसीलिए गडास्क शहर में मजदूरों ने क्या कर दिया था, हड़ताल कर दिया था। कहाँ पे, तो लेनिन जहाज कारखाना था, वहाँ के मजदूरों ने हड़ताल कर दिया था। अब देखिए इसमें एंट्री होता है एगो लोक वेलेसा का, पंचायत में ना रहता है मनबर टाइप का आदमी, लोक वेलेसा हड़ताल का नेता बनते हैं। यूहो एगो इलेक्ट्रिशियन रहता है, इसको भी बहुत पहले कोई कंपनी बिना मतलब का निकाल देती है, इसीलिए ये भी फिर बेरोजगार घूमते हैं, इसीलिए आते हैं यहाँ पे लोगों के नेतृत्व करने के लिए। अच्छा, जब ये लोग नेतृत्व करते हैं तो सरकारी
इसको गैर कानूनी घोषित कर देती है, गैर कानूनी, इसके आंदोलन को गैर कानूनी घोषित कर देती है। लेकिन फिर भी ये लोग डटे रहते हैं हालातों को देखते हुए। अब देखिए, वालेसो के नेतृत्व में मजदूरों ने सरकार के साथ 21 सूत्री समझौता किया। यह समझौते गडास्क संधि कहलाए। क्यों कहलाया? चूंकि ये गडास्क शहर में हुआ था, इसीलिए इसको गडास्क संधि कहा गया। कहलाई इस संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन बना, जिसकी लोकप्रियता पूरे पोलैंड में बढ़ गई। इस मजदूर संगठन का नाम क्या दिया गया? सोलिडरनोस्क या सोलिडेरिटी, सोलिडेरिटी इसका नाम रखा गया, जो मजदूर संगठन बना। अब देखिए, 1988 में वो लेसा के नेतृत्व में फिर हड़ताल हुआ। यहाँ तो मान लीजिए 80 में जो भी हड़ताल हुआ था, 1980 में किसी तरह 21 सूत्री मांग देके शांत हुआ। फिर 1988 में हड़ताल हो गया। 1988 में भी जब हड़ताल हुआ तो पूरे पोलैंड में लोगों ने विद्रोह कर दिया, मजदूरों ने, आम लोगों ने विद्रोह कर दिया। इससे बचने के लिए राजा ने 1989 में वेलेसा एंड सरकार के बीच बहुदलीय स्वतंत्र चुनाव के लिए समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ? कि अब दोनों के अब चुनाव होगा देश में ना। चुनाव में जो कि कब होता है? अक्टूबर 1990 में वेलेसा जीता। 99 सीट लगभग वेलेसा को मिला था और वे देश के पहले निर्वाचित राष्ट्रपति बने। कौन? वेलेसा। आगे देखते हैं लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण। बोला जा रहा है लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ, इसके बारे में देखिएगा। प्राचीन भारत में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बुद्ध काल में प्राचीन गंगा घाटी के कई गणराज्यों में लोकतंत्र शासन का प्रमाण मिला है। जो हमारा भारत का क्षेत्र है, ये आसपास का क्षेत्र गंगा घाटी वर्तमान मान सकते हैं हम लोग, जो बिहार यूपी के आसपास के क्षेत्र, कई साक्ष्य मिले जिससे लोकतंत्र की पुष्टि होती है। कौन कौन साक्ष्य इसको देखिएगा, ये हम लोग आमतौर पर नहीं जानते हैं। कपिलवस्तु का शाक्य, सुधार पर्वत के भागों का प्रांत, अलकप्पम का बुली, कुरुक्षेत्र के कलाम, रामग्राम, कुशीनारा का मल्ल और पिपली वन के मोरिये, वैशाली का लिच्छवी। हम लोग आमतौर पर इसी का नाम जानते हैं, ठीक है, वैशाली का लिच्छवी का ही नाम जानते हैं। अरे नहीं आ रहा, हाँ, वैशाली का लिच्छवी, मिथिला के विदेह। गणराज्यों ने शासन का ये सब मिल करके क्या बनाए थे? एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली बनाए थे। आगे देखते हैं। हाँ, गणराज्यों में शासन का प्रधान एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था। सब में क्या बोला कि शासन का प्रधान कौन होता था? एक निर्वाचित पदाधिकारी होता था, जिसे राजा कहा जाता था। राजा के वास्तविक शक्ति एक केंद्रीय समिति के पास थी। राजा की वास्तविक शक्ति किसके पास थी? एक केंद्रीय समिति के पास थी। बहुत बड़ी बात है ये, केंद्रीय समिति के पास थी, जिसमें जनता के प्रतिनिधि होते थे। ये सभी प्रतिनिधि राजा कहलाते थे। कहा जाता है कि लिच्छवी गणराज्य में केंद्रित समिति में 1707 राजा प्रतिनिधि थे। प्रत्येक राजा के अधीन एक उपराजा, सेनापति तथा भंडारिक आदि पदाधिकारी होते थे। सभी प्रकार के निर्णय बहुमत से होता था। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि बुद्धकालीन गणराज्यों में शासकों का चुनाव होता था। आइए देखते हैं विश्व में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ। क्या है कि आधुनिक विश्व में सन 1789 ईस्वी में हुए फ्रांसीसी क्रांति से लोकतंत्र की स्थापना और विस्तार की नींव मानी जाती है। लोकतंत्र की विस्तार हुई, स्थापना हुई, इसको नींव कहना गलत है, विस्तार मानी जाती है। इस क्रांति ने 3 तत्वों को स्थापित किया। कौन कौन? एक स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, भाईचारा। स्वतंत्रता, सबको स्वतंत्रता मिले, समान, सब एक समान हो, और भातृत्व में भाईचारा की भावना हो। ये अस्थायी नहीं था। अच्छा, ये जो लोकतंत्र का प्रयास किया गया था 1789 में बोला गया, ये अस्थायी नहीं था, क्योंकि फ्रांस के शासकों ने कई बार लोकतंत्र को उखाड़ फेंका था। जो वहाँ के राजतंत्र के राजा थे, लोकतंत्र को कई बार वो लोग उखाड़ के फेंकते थे, फिर जनता प्रयास करके लोकतंत्र लाती थी। ये देखते हैं लोकतंत्र का क्या विचार प्रस्ताव थी रहा है, आगे कैसे बढ़ा है। तो ब्रिटेन में 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र ने धीरे धीरे अपना पैर जमाना शुरू किया। कहा कि ब्रिटेन की 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र ने धीरे धीरे अपना पैर जमाना शुरू किया। 1776 में अमेरिका ब्रिटिशों से स्वतंत्र हुआ। कब? 1776 में। अमेरिका भी गुलाम था ब्रिटिश का। 1776 में आज़ाद हुआ तथा 1789 ईस्वी में वहाँ पर लोकतांत्रिक संविधान को लागू किया गया। कब? 1789 ईस्वी में लोकतांत्रिक संविधान को लागू किया गया। 1900 ईस्वी तक न्यूजीलैंड को छोड़कर किसी भी देश में जनता को सार्वभौम वयस्क मताधिकार प्राप्त नहीं था। न्यूजीलैंड ने अपने जनता को 1893 में ही सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अधिकार दे दिया था। देखिए बाबू, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या होता है कि सभी लोगों को वोटिंग का एक समान अधिकार, जो आज हमारे भारत में है वो, हालांकि इससे पहले भी दिया था कोई, लेकिन सार्वभौमिक नहीं दिया था, सभी लोगों को नहीं दिया था। तो 1893 में न्यूजीलैंड ही एकमात्र देश था जो कि सबसे पहले अपने देश के लोगों को सार्वभौमिक वोटिंग का अधिकार दिया था। आइए देखते हैं उपनिवेशवाद का अंत कैसे हुआ। उपनिवेशवाद क्या है? जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश पर कब्जा कर लेता है तो ये कमजोर देश ही क्या कहलाता है? उपनिवेश। किसका? तो शक्तिशाली देश का। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? उपनिवेशवाद। शक्तिशाली देशों द्वारा कमजोर देशों पर कब्जा कर लेना। आइए देखते हैं, एशिया तथा अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों के उपनिवेश थे। क्या बोला? एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय राष्ट्रों के, यूरोपीय देशों के उपनिवेश थे। उपनिवेशवासियों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इन देशों की जनता ने भी लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। क्या बोला? उपनिवेशवासियों को कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं था। इन देशों की जनता ने भी लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। पहले तो इन्हें पूरी तरह से दबाने का प्रयास किया गया। जब नहीं दबा पाए तो कुछ छूट दिए
कुछ छूट दिए, उपनिवेशों को भी कुछ छूट दिए, सीमित अधिकार वाले सरकार चुनने का छूट दिया था। लेकिन जनता इससे खुश नहीं हुआ, फिर आंदोलन किया। अंत में उपनिवेश को पूरा तरह से स्वतंत्र किया गया। इसी क्रम में 15 अगस्त 1947 को भारत भी आज़ाद हुआ। ये देखते हैं, एक छोटी सी घाना की कहानी बताया था हम लोग, देख लेते हैं बहुत शॉर्ट में ही क्या था घाना की कहानी। यह पहले ब्रिटेन का उपनिवेश था और इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। कंपटीशन लेवल में पूछता है क्वेश्चन, कभी कभी आता है कि घाना का पुराना नाम क्या था, गोल्ड कोस्ट था। लामे एनक्रुमा के नेतृत्व में घाना 1957 में आज़ाद हुआ। किसके नेतृत्व में? लामे एनक्रुमा, एक शिक्षक रहते हैं, सोनार का बेटा रहता है, लामे एनक्रुमा के नेतृत्व में 1957 में घाना आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद एनक्रुमा पीएम बने, फिर राष्ट्रपति, फिर उन्होंने खुद को आजीवन के लिए राष्ट्रपति घोषित कर लिया, जिस कारण सैनिक तख्तापलट हो गया, सैनिकों ने तख्तापलट कर दिया था। अच्छा, ये यहाँ हमको क्या मिला कि ये पश्चिमी अफ्रीका में स्वतंत्र होने वाला एक देश था घाना। सबसे पहले पश्चिमी अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना का प्रयास घाना ने ही किया था। यहाँ पे बताया गया है कि सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार का कालक्रम, कौन देश कब अपने लोगों को सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार दिया, सब लोगों को वोट देने का समान अधिकार दिया, कौन सा देश? तो सबसे पहले न्यूजीलैंड ने 1893 में दिया, रूस ने 1917 में, जर्मनी ने 18 में, नीदरलैंड में 19 ने, ब्रिटेन में 28 में, श्रीलंका ने 31 में, तुर्की ने 34 में, फ्रांस ने 44 में, जापान ने अपने लोगों को 45 में, अर्जेंटीना 51 में, भारत 1950 में। भारत अपने लोगों को 1950 में सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार का अधिकार देता है संविधान लागू होने के साथ ही। अर्जेंटीना 51, यूनान 52, मलेशिया 55, ऑस्ट्रेलिया 65, यूएसए 65, अमेरिका 1965 में देता है सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, सभी लोगों को वोट देने का अधिकार। ठीक है, स्पेन 78 में और दक्षिण अफ्रीका 1974 में। ये देखते हैं 1991 में सोवियत संघ का विघटन 15 देशों में हुआ। कहा गया है कि 1991 में जो सोवियत संघ है, जिसको हम लोग रूस बोलते हैं, पहले इसका नाम था USSR, यूनाइटेड ऑफ सोवियत स्पेशलिस्ट रूस करके था। अब 1991 में कितने देशों में टूटा है? 15 देश टूट गया, 14 को अलग हो गया, 1 रूस बचा। तब बेचारा इसमें मुख्य तोड़ने में हकदार कौन था? अमेरिका, पूरा हस्तक्षेप किया था, इसीलिए आज दोनों का पूरा खटपट रहता है। देखते हैं नेपाल की कहानी, हम बहुत शॉर्ट में खींच लेते हैं, आपको इतना समय नहीं लगाएंगे। 1948 में नेपाल का पहला संविधान बना। इस संविधान के अंतर्गत राजा ही नेपाल का वास्तविक शासन था। जब 1948 में नेपाल का पहला संविधान बना तो क्या बोला? राजा ही नेपाल का वास्तविक शासक था। 1959 में राजा महेंद्र ने नया संविधान लागू किया और संसद के लिए पहली बार चुनाव हुआ, लेकिन 62 में राजा महेंद्र ही लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। फिर 60 में जन आंदोलन के परिणामस्वरूप बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना होती है। 60 में 51 में चुनाव में नेपाली कांग्रेस को बहुमत मिला, जेपी कोइराला पीएम बने 91 में। फिर 96 में माओवादियों ने राजतंत्र की समाप्ति के लिए आवाज़ उठाया और 2001 में एक अजब घटना घटता है। राजा वीरेंद्र और उसके परिवार की राजमहल में हत्या कर दी जाती थी। उसके बाद ज्ञानेंद्र सत्ता संभाले, राजा ज्ञानेंद्र थे। उसके बाद फरवरी 2005 में संसद में आया गया है, अरे तोरी का तो भाई उसके बाद फरवरी 2005 में संसद प्लस सरकार को बर्खास्त किया। अच्छा, ये जो ज्ञानेंद्र सत्ता को संभाले थे तो फरवरी 2005 में क्या किए हैं? संसद को भंग कर दिए और सरकार को बर्खास्त कर दिया। फिर जनता आंदोलन करने लगा, पुनः लोकतंत्र को राजा ने समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन वह जन आंदोलन हो गया। फाइनली अगस्त 2008 में जाकर के संविधान सभा का चुनाव कराया गया। नेपाल में प्रथम बार गणतंत्र हुआ और राष्ट्रपति बने थे, पहले राष्ट्रपति डॉक्टर रामवर्धन यादव करके थे एवं प्रथम पीएम थे प्रचंड करके। 2015 में नया संविधान अपनाया गया, लोकतांत्रिक गणराज्य बना और 7 प्रांतों में विभक्त हो गया है नेपाल की तरह ही हम लोग पाकिस्तान का घटना देख लेते हैं। पाकिस्तान जो है 14 अगस्त 1947 को भारत से अलग होकर स्वतंत्र देश बना। 1948 में जिन्ना की मृत्यु हुई। पाकिस्तान के पहले गवर्नर बने थे यही मोहम्मद अली जिन्ना ही थे। पाकिस्तान के मांग में भी पूरा समर्थन किए थे जिन्ना ही। 1947 से 58 तक राजनीतिक अस्थिरता बने रही। 1956 में स्वयं को पाकिस्तान ने इस्लाम कंट्री घोषित कर दिया। 1956 में खुद को क्या किया? इस्लाम देश घोषित कर दिया। 1958 से 1959 पहला सैन्य शासन लागू हुआ। 1959 से 71 सेकंड सैन्य शासन लागू हुआ। 1971 में पाकिस्तान से एक देश अलग हो गया, टूट के बांग्लादेश। 1971 से 77 लोकतांत्रिक सरकार बना। 71 से 77 लोकतांत्रिक सरकार बना। फिर 77 से 88 तक थर्ड सैनिक शासन लागू रहा। फिर 1990 में जियाउल हक की मृत्यु के बाद एक बार पुनः लोकतंत्र की स्थापना हुई। 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का तख्तापलट करते हुए सैनिक शासन की स्थापना किया। कौन? 1999 में कौन? जनरल परवेज मुशर्रफ। किसका? प्रधानमंत्री का तख्तापलट कर दिया। प्रधानमंत्री कौन थे? नवाज शरीफ का तख्तापलट कर दिया। 2008 में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गठबंधन सरकार सत्ता में आई। तब से अब तक किसी तरह लोकतंत्र चल रहा है। हालांकि अभी भी वहाँ सेना का प्रभाव काफ़ी मजबूत है पाकिस्तान में। ये चैप्टर मेरा काफ़ी बड़ा हो गया, हालांकि इसमें फैक्ट्स भी ज़्यादा हैं, मैं इसको कटौती तो नहीं कर सकता था। ये देखते हैं बर्मा के बारे में क्या है। म्यांमार 1948 में, ये 4 जनवरी 1948 में औपचारिक शासन से आज़ाद हुआ, लोकतंत्र अपनाया। ब्रिटेन से ही अंदर था। उसके बाद औपचारिक शासन 4 जनवरी 1948 को आज़ाद हुआ। उसके बाद क्या बोलता है? क्या अपनाया? लोकतंत्र को अपनाया। लेकिन 1962 में क्या हो जाता है? सैनिक तख्तापलट हो जाता है और सेना का ही शासन चलता है। 1990 में जनता के बहुत संघर्ष के बाद चुनाव कराया जाता है। चुनाव कराए गए मोटा मोटी 28 साल का समय रहता है, 30 साल लिखे हैं। के बाद इसने आंग सान सूची की अगुवाई वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने भारी बहुमत प्राप्त किया।
परंतु सेना ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया। चुनाव परिणाम की मान्यता नहीं दिया। आंग सान सूची इसके समर्थक को जेल में डाल दिया गया, घर में ही नज़रबंद कर दिया गया। मतलब जो 1990 में नेपाल में चुनाव हुआ, आंग सान सूची जो थी वो चुनाव जीती, लेकिन उसको वहाँ पे सैनिकों ने सत्ता नहीं छोड़ा। आंग सान सूची को क्या कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया, उसके समर्थकों को भी नज़रबंद कर दिया गया। ये नज़रबंद करने का मतलब क्या है, आपको घर में आपकी सारी चीज़ें देगी, घर से बाहर जाने के लिए नहीं देगा, आप घर में रहिए, यही था, नज़रबंद कर दिया गया। सूची को, ये आंग सान सूची को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। 1990 से 2010 तक उसको नज़रबंद रखा गया। 2011 से 2001 तक आंशिक लोकतंत्र चला, फिर जाके 1 फरवरी 2021 को सैनिक तख्तापलट हो गया और वर्तमान में म्यांमार में क्या है, सैनिक शासन ही लागू है। ये हमारा अंतिम है, आपके बुक के हिसाब से देख लीजिए। यूएनओ की स्थापना के बारे में बोला गया है। यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को। शुरू में इसके 51 देश सदस्य थे और वर्तमान में 193 देश सदस्य हैं। अच्छा, भारत इसका संस्थापक सदस्य, जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका भारत शामिल था, इसमें भारत संस्थापक सदस्य था। इसके अंग 6 होते हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इतना ही आपके बुक में था। और एक ये भी था, सदस्य देश में 5 अस्थायी होते हैं, 10 अस्थायी होते हैं। थैंक यू।